नमस्ते, मैं डॉक्टर अलका शर्मा ज्ञान रेडियो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम 10th की साइंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, 10th की साइंस के कुछ चैप्टर हमने ले लिए। आज हमारा एक नया चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। इससे पहले जो लेसन लिया था वो भी केमिस्ट्री का था कि रासायनिक जो होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग होते हैं। आज हम लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए हम घर में कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। लोहा की कढ़ाई होती है, उस कढ़ाई को अगर हम नमी में छोड़ दें, यानी उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा हुआ रह जाए, तो कुछ समय बाद में हम देखेंगे उस पर एक लाल रंग की परत बन जाती है। वो परत काहे की होती है, उसको हम कहते हैं लोहे पर जंग लग गया, यानी कढ़ाई में जंग आ गया। वो जंग क्यों आया, कि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसके बारे में हम देखेंगे कैसे होता है। ऐसे दूध है, उस दूध का जमना, दही बनना, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हम पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पाचन की क्रिया होती है तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, वो बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ने में मददगार होते हैं। तो ये समस्त जो क्रियाएं होती है, चाहे हमारे शरीर के अंदर हो या बाह्य वातावरण में हो, वो सारी जो अपने रसायन में कुछ परिवर्तनों में अंतर कर देता है, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम दो प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये परिवर्तन जो होता है वो कैसे होता है। दो प्रकार से हम परिवर्तन लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? भौतिक परिवर्तन से अभिप्राय है कि जैसे ये चौक है, ये चौक है, इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए, यानी टुकड़े हो गए। इसके बड़ा अणु था, बड़ा कण था, इसको दो टुकड़ों में इसका पाउडर बना लिया, इसको पानी में घोल दिया, यानी इसको मैं और बारीक से बारीक कर दी। यानी इसकी अवस्था जो है, जो बड़ी साइज थी वो छोटी 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 और कण में विभक्त हो गई। तो ये क्या हुआ, इसका थोड़ा सा जो स्टेज है उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। पहले मोटी साइज में था। ऐसे ही हम थोड़ा सा एग्जांपल हटकर देखते हैं कि जल है जिसका अणु सूत्र ये होता है H2O। यदि हम इसको गिलास के अंदर लेते हैं जल को, तो हम कहते हैं कि ये तरल है, लिक्विड है, द्रव है, द्रव रूप में है। इसको यदि हमें लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पर लेकर जाएं और उस समय अगर इसमें देखें कि ये बर्फ बन जाती है, तो ये बर्फ बनना क्या हुआ, द्रव से ठोस की अवस्था, यानी अवस्था बदल गई। यदि इसको हमने गर्म किया लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वाष्प बन जाएगा। शुद्ध तो हो चलेगा, अणुशुद्ध तो ये रहेगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये वाष्प से हो जाएगा, वायुमंडल में वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये गैसीय अवस्था में प्राप्त हो गया। तो ये अवस्था परिवर्तन जो है ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में आता है। तो भौतिक परिवर्तन में हम क्या लेंगे कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, गैस है, ठोस है, द्रव है, इस प्रकार से जो परिवर्तन होते हैं किसी भी अभिक्रिया में, उसको हम क्या कहते हैं, उसका भौतिक परिवर्तन। दूसरा हम देखें, ये तो अवस्था होगी। दूसरा हम देखें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग है उसका परिवर्तन हो गया। तो वो रंग परिवर्तन हो रहा है, वो भी क्या है, इस भौतिक परिवर्तन को ही बताएगा। एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाना और उसका रंग परिवर्तन होना। ये जो परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन, ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब कि जैसे बर्फ है, इस बर्फ को यदि हम सामान्य टेम्परेचर पर रख दें तो ये ठोस अवस्था में था, अब क्या हो जाएगा, द्रव रूप में, यानी बर्फ पिघल गई, द्रवीभूत हो गई, द्रव अवस्था में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले सॉलिड था और अब द्रवित रूप में आ गई। अवस्था जो है वो पुण्य है, वो प्राप्त हो रही है जो उसकी पहले ही हुई थी। इसका मतलब कि परिवर्तन क्या हुआ, अस्थायी हुआ। द्रव से आपने बर्फ बनाई, वो स्थायी रूप से नहीं है, जैसे उसको टेम्परेचर मिला उसने
उसने वापस अपना अवस्था परिवर्तन कर लिया। तो ये क्या होती है, अस्थायी होती है, ये परिवर्तन अस्थायी होता है। इसका रंग अभी बताएंगे। तीसरा इसके अंदर हम देखें कि जो जैसे बर्फ वाला एग्जाम्पल लिया, इसको हमने नॉर्मल टेम्परेचर दिया तो इसमें वापस द्रवित रूप में आ गया। तो ये जो स्थिति आ रही है, ये स्थिति कब आ रही है, यदि हम इसको टेम्परेचर 0 डिग्री तक दे रहे हैं तो बर्फ बन रही है, और ये टेम्परेचर हमने हटा लिया और हटाने के बाद में हमने देखा कि ये वापस क्या बन रहा है, जल बन रहा है, यानी द्रव अवस्था प्राप्त हो रही है। यानी जो कंडीशन हमने इसको दी थी वो कंडीशन हटते ही वापस वो अवस्था इसको प्राप्त हो जाती है। तो ये अस्थायी हो गया, और जो कंडीशन इसको दी थी परिवर्तन के लिए वो कंडीशन इसमें शामिल हो गई। चौथा जो है कि जैसे ये बर्फ थी, इसका अणुसूत्र ये था और इसका अणुसूत्र भी ये ही। तो इसका मतलब कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन अस्थायी तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ में इसमें कोई नवीन पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। तो इसको हमें इनमें कुछ एक प्रकार बताए थे जिसके आधार पर हम भौतिक परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। अब हम करेंगे रासायनिक परिवर्तन, कि रासायनिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। जैसे उसमें लिया था कि ठोस है, द्रव है, गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रकार के परिवर्तन हो सकता है गैसीय रूप में चले, ठोस रूप में चले, लिक्विड रूप में चले, कोई पता नहीं रहता कि ये कौन से फॉर्म में लेना है, कौन से में जाना है। दूसरा, जैसे उस भौतिक परिवर्तन में हमने लिया था कि ये जो पदार्थ उत्पाद बनता है वो अस्थायी था, लेकिन इस रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, स्थायी होता है। तीसरा, जो ये पदार्थ की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब जो क्रिया हो रही है, जिसके ऊपर क्रिया हो रही है, वो क्रिया जब सपोज कीजिए दूध है, दूध से दही बनना है, दूध को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्थायी परिवर्तन हो चुका है। ठीक है। दूसरा, दूध के लक्षण अलग थे और दही के लक्षण क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अलग हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये जो परिवर्तन स्थायी भी है तो इसमें नवीन गुण लिए हुए उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है, उत्पाद बन जाता है। चौथा, हम इसमें देख सकते हैं कि जब हम रासायनिक परिवर्तन देखते हैं तो उस रासायनिक परिवर्तन में कुछ एक कंडीशन डाल दी जाती है कि उसको या तो गर्म करो या उसको ठंडा करो या किसी भी प्रकार से उसकी क्रिया करवाई जाए, तो उसमें जो अंतिम प्रोडक्ट बनता है वो अंतिम प्रोडक्ट ही अंतिम हो, ये भी कोई जरूरी नहीं होता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ एक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को हम इनके द्वारा देख सकते हैं। अब हम लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण से अभिप्राय क्या होता है कि जो हम विभिन्न प्रकार के जो क्रिया हो रही है, क्रिया के फलस्वरूप हमें उत्पाद मिल रहे हैं, उनको हम किस प्रकार से उनके प्रतीक के आधार पर लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोयला है, कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए, यानी उसको जला दिया, कोयले को जला दिया, तो क्या बनेगा, राख बनेगी। राख के साथ साथ में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो कि वायुमंडल में चली जाती है। अर्थात राख उत्पाद के रूप में हो गया, उसमें कोई रासायनिक अवयव नहीं है। हम चाहेंगे कि उस राख से पुनः कोयला बने तो वो संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन को हमें पता है कि उसका जो प्रतीक होता है वो सी होता है, तो हमने सी लिख दिया। ऑक्सीजन जिसका प्रतीक O होता है, अणु के रूप में है, इसको हम परमाणु कहेंगे और ये दो परमाणु मिलकर के एक ऑक्सीजन अणु को बना रहे हैं। ये दोनों जब क्रिया करेंगे तो उत्पाद के रूप में एक कारक बनेगा
जिसको हम क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो हमने क्या किया, प्रतीक लिखे, प्रतीक के रूप में लिखा। दूसरा हम देखेंगे कि प्रतीक के रूप में लिखने के बाद में एक तीर लगाया हुआ है बीच में, जब घटना होती है उसके फलस्वरूप जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उन दोनों के बीच में एक तीर है। इस तीर के इस साइड में यानी बाईं ओर हम जिनको लिखते हैं उनको हम क्रिया कारक कहते हैं, और जो तीर के राइट साइड में लिखा जाता है उनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्रिया कारक या अभिकारक, इनको अभिकारक भी कहा जाता है। तीर के इधर लिखती है और तीर के उधर लिखती है। दो चीजें हमने देखी। तीसरी कि जब क्रिया कारक या उत्पाद संख्या में 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यानी कि प्लस के चिन्ह के द्वारा हम इनको दर्शा सकते हैं कि इतने प्रकार से ये अभिकारक है या इतने प्रकार से ये उत्पाद हमें प्राप्त हो रहे हैं। तीसरा कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, तीर लगा दिए सारा, इस अभिक्रिया में हम इनकी अवस्थाओं को भी दर्शाते हैं, यानी भौतिक अवस्था का वर्णन भी हम करते हैं। जैसे क्रियाकारक कार्बन है तो कोयला जैसे बताया तो क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। ऑक्सीजन है तो वो क्या होती है, गैसीय अवस्था में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो क्या है, गैसीय अवस्था में। ठोस है तो उस परमाणु के या उस अणु के नीचे की ओर हम एस लगा करके उसको दिखा देते हैं कि ये ठोस है। गैस के रूप में है तो उस अणु या परमाणु के साइड में नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, जी लगा देते हैं, कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। ये हो गया। यदि ये जैसे जल है इसको हमें देना है तब हम क्या लिखेंगे, लिक्विड है तो एल हम लिख देंगे। मान लिया जलीय विलयन है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसको हमने जल में घोला हुआ है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, AQ यानी विलयन है। ठीक है। इस प्रकार से हम क्रियाकारक और उत्पाद के अंदर हम दर्शाते हैं भौतिक अवस्था। फिर इस भौतिक अवस्था के अलावा हम कुछ एक चीजें और ध्यान में रखते हैं, जैसे ये तीर है, तीर के ऊपर ताप है, दाब है, इनको भी दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट चुनने का, इसको यदि हम जल में घोल देते हैं यानी इसका विलयन जल में घोला हुआ, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जल के विलयन है, इसको गर्म किया यानी गर्म करना जो है, ये तीर के ऊपर हमें बता रहे हैं कि ये कंडीशन दी है, इसको गर्म करना है। गर्म किया तो हमें ये 2 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त हुए। कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉलिड रूप में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हमें जी दर्शाते हैं। अर्थात कोई भी कंडीशन है, कोई ताप दे दिया, कोई दाब दे दिया, इस प्रकार की स्थितियां होती है उसको हम तीर के ऊपर दर्शाते हैं। यानी तीर के ऊपर हम ताप है, दाब है, इनको हम दर्शाते हैं। 5वां इसके अंदर हम देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान से क्या अभिप्राय होता है, हमारा एक ही वही एग्जांपल चलेगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि इसको वजन जो किया जाता है उसको हम मोल, ग्राम पर मोल लेते हैं। इस एक कार्बन को यदि इसका ग्राम लिया जाता है या परमाणु के रूप में इसका भार देखा जाता है तो छठे नंबर पर है, इसका भार 12 होता है। ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का भार 16 होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो ये 2 से गुणा किया जाएगा। उत्पाद में कार्बन 12 है प्लस इनको भी जोड़ा जाएगा और इसको भी जोड़ा जाएगा उत्पाद के रूप में। ऑक्सीजन 1 के 16 है तो 2 के
16 दूनी 32, यहाँ पर देखिए 12 प्लस 32 और यहाँ पर भी 12 प्लस 32, कितना हुआ यहाँ पर टोटल 44 और इसके भी कितने हुए 44, अर्थात 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाने पर उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम प्राप्त होते हैं। इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अर्थात ना तो द्रव्यमान को बढ़ाया जा सकता है ना द्रव्यमान को घटाया जा सकता है, अर्थात उसका क्षय नहीं होगा, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात जितनी द्रव्यमान की संख्या इधर होगी द्रव्यमान आएगा उतना ही द्रव्यमान इधर भी प्राप्त होगा। इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें न द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का हो गया, द्रव्यमान संरक्षण। अब हम लेते हैं कि ये जो रासायनिक इसी का ही आगे का है, ये जो रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित करना, संतुलित करना। संतुलित करने का मतलब क्या है कि जो तीर है, तीर के इस साइड में जितने परमाणु होते हैं अणु होते हैं उतने ही परमाणुओं की संख्या हमें इधर करनी होती है। जैसे एक एग्जांपल से हम देखें, एक एग्जांपल हमारे लिए हुआ है CH2 CH2, ये एग्जांपल, इसके हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है, इसको हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ये हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है, उस समय इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो CH3 अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ क्या परमाणु या अणु है वो संतुलित है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन 1 2 1 2, यानी कार्बन दोनों तरफ क्या है 2 2, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6, इधर भी कितनी है 6 है, यानी ये जो समीकरण यहाँ पर लिखी हुई है वो क्या है संतुलित है। इसको हमें बिल्कुल भी कोई भी छेड़ नहीं करना है, यानी इसको छेड़ना नहीं है। अब आगे एक एग्जांपल लेते हैं इसी का ही C3H8 प्लस ऑक्सीजन, इनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इससे हम आसानी से इसको संतुलित करना समझेंगे। ऑक्सीजन सबसे पहले हम कार्बन लेते हैं, कार्बन कितने इधर 3 और इधर कार्बन कितने हैं 1, यानी इधर हमें 3 करने होंगे। सपोज कीजिए ये 3 लगा दिया तो इधर हम कार्बन, अच्छा जब भी हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो संख्या हम लगाते हैं संतुलित करने के लिए ये उस परमाणु या अणु के आगे की तरफ ही लगेगी, इधर लगेगी इधर लगेगी इधर लगेगी या इधर लगेगी। इनके साइड में यहाँ नहीं लगाएंगे यहाँ नहीं लगाएंगे, इनके आगे की तरफ नहीं लगाएंगे, इनके पीछे की तरफ नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे आगे की तरफ ही लगा देते हैं। जैसे इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, इधर 3 कार्बन थे इधर 1 था, अब हमने 3 लगा दिया तो ये भी क्या हो गए 3 हो गए। अब बात करें हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितने 2 और इधर कितने हो गए, इसको इससे अब गुणा करना पड़ेगा, यानी इसके नीचे 2 है यानी 2 परमाणु थे और 3 से और गुणा कर दो कितने हुए 6 और इधर 1 7, यानी ऑक्सीजन कितने हुए 7 और इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं मात्र 2। 7 वाली संख्या बैठ नहीं रही, तब हम क्या करेंगे इसको और अलग प्रकार से दर्शाएंगे। सपोज कीजिए ऑक्सीजन हमने 2, अब ऑक्सीजन कितने हो गए 3 गुना 6 और 2 कितने हो गए 8,
इधर भी हमें 8 करनी है, तो 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 गुना 8, यानी इसमें 4 हमने आगे लगा दिया, तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 गुना 6, 6 और 2 8। अब हम हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन इधर कितनी है, 8 है। इधर हाइड्रोजन 2 गुना 4, यानी हाइड्रोजन अपने पास में इधर कितनी है, 4 है। उधर हमें 8 करनी है, 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगाएंगे, तो हाइड्रोजन कितने हुए, 4 गुना 8 होंगे। लेकिन अब ऑक्सीजन कितना होगा, उधर 4 और 3 गुना 6, कितने हो गए ऑक्सीजन, 10 हो गए। 4 और 3 गुना 6 10 हो गए। इधर ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास में, 8 है। इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, इधर 5 अणु परमाणु इससे आगे लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, 10 हो गए। अब देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है क्या, कार्बन इधर 3 है और इधर कितने हैं, 3। हाइड्रोजन इधर 8 है और इधर हाइड्रोजन 4 गुना 8, ऑक्सीजन 5 गुना 10, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 10 है, और इधर 3 गुना 6, यानी 3 × 2 + 4, कितने हो गए, 10। तो ये हमारी ऑक्सीजन क्या होगी, संतुलित हो गई। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर देते हैं, ठीक है। अब एक इसमें आगे हम देखते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जब भी इनको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक चिन्ह और होता है जिसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। एक तो ये होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरफ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये ऐसा चिन्ह है जिसमें ये दोनों तरफ रासायनिक अभिक्रिया चलती है। जैसे NH2H2, इसकी जब अभिक्रिया होती है तब NH3 प्राप्त होता है। ये NH3 प्राप्त हुआ जब अनुकूल स्थिति होती है, यानी इसको गर्म किया जाता है लगभग 773 केल्विन टेम्परेचर पर और लगभग 200 एटमॉस्फेयर दाब होता है उसके ऊपर। ताप दाब सबको हम क्या करते हैं, 3 के ऊपर लिखते हैं। जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसको पहले संतुलित कर लेते हैं। 2 नाइट्रोजन हो गए, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 6 है, तो इधर हमने 3 लगा दिए। ये अभिक्रिया होगी और तुरंत बाद में ही इसको, यानी जो अमोनिया बना है, इस अमोनिया से पुनः हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की भी प्राप्ति हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का समीकरण, अर्थात दोनों तरफ चलने वाली क्रिया। इसको हमें इस प्रकार से 2 तीर से ऊपर वाली घटना क्या बता रही है कि ये ऐसे चल रही है, नीचे वाला बता रहा है इधर से ये जो अब उत्पाद थे वो क्रियाकारक बन गए और ये क्रियाकारक थे वो उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ये हो गया। इसके अलावा जैसे उत्प्रेरक और बताए जाते हैं। उत्प्रेरक से अभिप्राय क्या होता है कि जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था इस प्रकार से, इसमें हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं एथीन। एथीन में हाइड्रोजन की क्रिया करवाते हैं, तब एक टीन के ऊपर एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा तत्व शामिल कर लिया जाता है या ऐसा अणु शामिल कर लिया जाता है जो कि इस अभिक्रिया को संपन्न कराने में मदद करेगा। इस अभिक्रिया का पार्ट ना बन करके, यानी इस अभिक्रिया में सहयोग करेगा, इसका एक हिस्सा बन करके, न कि इस क्रिया में भाग लेगा। इस क्रिया की गति को बढ़ाने में मददगार होता है। तो उसको हमने, ये निकिल है, निकिल को जब इस अभिक्रिया के साथ में शामिल किया जाता है तो ये अभिक्रिया तीव्रता से होती है और इससे इस प्रकार से एथीन प्राप्त होती है। यानी 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 हाइड्रोजन उधर हो जाते हैं। ये हाइड्रोजनीकरण की क्रिया कहलाती है। मोस्टली ये जैसे वनस्पति तेल होते हैं उनको हाइड्रोजनीकृत करके उनसे वनस्पति घी को प्राप्त किया जाता है।
तो ये अभिक्रिया वहां पर काम में आती है जब उत्प्रेरक के रूप में इसको उत्प्रेरक कहा जाता है। ये उत्प्रेरक मोलिब्डेनम भी हो सकता है, निकेल भी हो सकता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी हो सकता है, KMnO4 भी हो सकता है, K2Cr2O7 भी हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं जो कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये विभिन्न प्रकार से रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं तो इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे अभी हमने देखा रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण से क्या क्या पता चल रहा है। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं लेते हैं। इन विशेषताओं में जैसे सबसे पहले हमने प्रतीक के रूप में लिखा है, यानी तत्व की उपस्थिति, परमाणु की उपस्थिति या अणु की उपस्थिति विभिन्न जैसे एल है, सॉलिड है या गैसीय है या विलयन के रूप में इनका हमें पता चल जाता है। दूसरा जैसे ताप है, दाब है, इनका भी हमें ज्ञान हो जाता है। तीसरा अभिक्रिया का प्रकार पता चल जाता है। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया कैसी हो रही है, दोनों तरफ चलने वाली अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया के प्रकार का भी हमें इससे पता चल जाता है। दूसरा इसमें जो हमने लिया था द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण को भी हम दर्शा सकते हैं। एक इसमें हम देख सकते हैं कि अभिकारक जो होते हैं यानी अभिक्रिया जो हो रही है उसमें हमने देखा कि उत्प्रेरक की उपस्थिति भी हमें इसमें दर्शा सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार से रासायनिक समीकरण के हमें फायदे होते हैं। अब हम लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अभी मैंने रासायनिक समीकरण में संतुलित प्रकार बताया था, तो वो रासायनिक अभिक्रिया है, यानी जो रासायनिक समीकरण है उस रासायनिक समीकरण को अभिक्रिया के रूप में लिख करके विभिन्न पदों के द्वारा उसको विभिन्न चरण के द्वारा हमने संतुलित किया था। तो वो क्या थी हमारी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया से अभिप्राय क्या होता है, जैसे कि हमने लिख दिया, तो ये तो होगी हमारी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अर्थात एक नए अणु की उत्पत्ति हो गई, अपने रासायनिक गुणों को इसने खो दिया, यानी प्रारंभिक जो उत्पाद क्रियाकारक थे या अभिकारक थे उनसे एक नए पदार्थ की उत्पत्ति हो गई। ये जो परिवर्तन हो रहा है, यानी ये जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है जिस पदार्थ के अंदर हो रहा है वो पदार्थ एक नए रूप में आ रहा है। तो ये किसी भी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना है, इसको विभिन्न चरणों के द्वारा हमने एक एग्जांपल के द्वारा अभी देखा था, जो मैंने रासायनिक समीकरण में ही बता दिया था। वो एक एग्जांपल लिया हुआ था C3H8 प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के अणु की प्राप्ति थी, ये हमने लिया था और इसके द्वारा अभी ये रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बताया था। इसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, उसी में मैंने दे दिया था। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जैसे ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है, इनको यदि हम सांद्रता के आधार पर देखें तो सही तरीके से मापन नहीं हो सकता। दूसरा कि किस कंडीशन में हमने यह अभिक्रिया करवाई है ये तो हमें पता चल रहा है, लेकिन इस समीकरण के आधार पर यदि हम देखें कि इस समीकरण से हमें ये पता नहीं चलता है कि क्रियाकारक जो उत्पाद बना रहे हैं क्या वास्तव में वो क्रिया वहीं पर पूर्ण हो रही है। इसके लिए जैसे वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने देखा कि क्रियाकारक उत्पाद बन रहे हैं और उत्पाद से वापस
क्रिया कारक उत्पाद तो क्रिया कारक बन गए और क्रिया कारक उत्पाद के रूप में बन रहे, यानी क्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है। तो इन चीजों को हम इससे स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण में मैंने बताया था वही रासायनिक समीकरण के विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से हम ये लेते हैं कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। आज के लिए इतना ही।